गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास में प्रोनाउन पढ़ रहे थे। प्रोनाउन में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन के। पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन में कुछ रूल्स देखे थे, जिसमें पर्सन का सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, जिसमें अगर गुड सेंस में आ रहा है तो आप सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे। अगर गिल्टी है, ऑफेंस है, अदर जो रीजन है उनमें अपन यूज कर रहे थे फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वही अगर प्लूरल में है तो अपन यूज कर रहे थे सबसे पहले प्लूरल में फर्स्ट, बाद में सेकंड पर्सन एंड फिर थर्ड पर्सन। इसके अलावा हमने सब्जेक्टिव केस देख लिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ इट। अगर सेंटेंस में आपके पर्सनल प्रोनाउन इट का यूज होता है तो उसको कैसे अप्लाई करना है उसको देखते हैं। इट का यूज कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट अपन देखें तो इट का यूज प्लेस को शो करने के लिए, प्लेस, नॉन लिविंग थिंग को बताने के लिए, नॉन लिविंग थिंग को बताने के लिए, एनिमल्स को बताने के लिए। इसके अलावा हम बात करें तो टाइम को बताने के लिए, टाइम, मंथ, ईयर, डे, सीजन। ठीक है, या आप सब्जेक्ट पे स्ट्रेस डाल रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे स्ट्रेस डाल रहे हैं तब यूज कर सकते हैं। एज ए इम्पर्सनल सब्जेक्ट, एज ए इम्पर्सनल सब्जेक्ट। एज ए इम्पर्सनल सब्जेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें देखते हैं कि कैसे कैसे यूजेस हैं। जैसे कि आप प्लेस बता रहे हैं तो प्लेस में अपन यूज कर सकते हैं। अपन जैसे ये बताएं, इट इज सीकर। यहाँ पे इट की जगह अपन दिस का यूज कर सकते हैं, पर कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो आप जयपुर से आ रहे हैं और रास्ते में सीकर आता है, दैट टाइम अगर आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आप उसको शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है, इंडिकेट कर रहे हैं, दैट टाइम आप दिस का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके सामने वो सिटी नहीं है और फिर भी आप उस सिटी की बात कर रहे हैं तो आप किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। ओनली डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए, सामने शो करने के लिए ही आप दिस का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसका यूज नहीं कर सकते? दिस का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो मैं लिखूं, आई लाइक डेली। अब जैसे मुझे आगे इसी के बारे में बात करनी है तो मैं ये लिखूंगी, इट इज ए ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, यहां मैं दिस का यूज करती हूं तो ये इनकरेक्ट रहेगा। ठीक है, हालांकि दिस का यूज आप नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन जैसे सिटी है, सिटी को आप सामने शो नहीं कर रहे हैं, उसको इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, दैट टाइम तक आपको इट प्रोनाउन ही यूज करना है। पर वहीं पे सपोज करो आप रास्ते से कहीं से गुजर रहे हैं और बीच में दिल्ली आता है और आप कह रहे हैं दिस इज दिल्ली, दिस इज दिल्ली। या जैसे कि सपोज करो आप रास्ते में जा रहे हैं और सामने वाला आपको पूछता है कि ये कौन सा सिटी है, तो आप बोलोगे दिस इज दिल्ली। ठीक है, तो जब आप सामने इंडिकेट करके बोल रहे हैं, वो चीज आपके सामने प्रेजेंट है, जैसे कि सिटी है या कोई भी नॉन लिविंग, दैट टाइम आप दिस का यूज कर सकते हैं, दैट का यूज कर सकते हैं, दिस का कर सकते हैं, दोस्त का कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं लिखूं, नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए मैं लिखूं आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। अब मैं लिखूं इट इज ब्लू इन कलर, इन कलर।
यहाँ मैं दिस का यूज नहीं कर सकती, नॉन लिविंग थिंग है, यहाँ पे मैं किसका यूज करूंगी, इट का यूज करूंगी। इट इज ब्लू इन कलर, ठीक है। इसके अलावा एनिमल्स के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं लिखूं आई हैव ए वाइट फर कैट, वाइट फर कैट। अब मुझे वापस इस वाइट फर कैट की बात करनी है, तो मैं क्या लिखूंगी, इट इज सो क्यूट, इट इज सो क्यूट। लेकिन सपोज करो आप इन दोनों सेंटेंस में भी, जैसे कार के बारे में, आप अपनी कार के बारे में बात कर रहे हैं और वो कार आपके सामने ही खड़ी है, देट टाइम आप दिस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बिल्ली की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि मेरे पास एक सफेद बिल्ली है और वो बिल्ली आपके सामने ही खड़ी है, तो आप कर सकते हैं दिस इज सो क्यूट, ठीक है। वो कार भी आपके सामने ही है, तो आप कर सकते हैं दिस इज ब्लू इन कलर या दिस इज सो ब्यूटीफुल। लेकिन आपके सामने वो चीजें प्रेजेंट नहीं हैं, दैट टाइम तक आप किसका यूज नहीं कर सकते, दिस का यूज नहीं कर सकते। दैट टाइम तक आपको ओनली इट का यूज करना होता है, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, या फिर चाहे वो एनिमल। अब अपना नेक्स्ट था कि अगर हम टाइम को शो करते हैं, टाइम है, मंथ है, ईयर है, या कोई भी डे नेम है, तो टाइम भी आप इट का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो आप टाइम बता रहे हैं, इट इज 2 o'clock। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस में आपको कहीं भी दिस मिल रहा है तो ये इनकरेक्ट है। टाइम जब भी बताया जाएगा आपका किसके साथ बताया जाएगा, इट के साथ बताया जाएगा। इसके अलावा जैसे कि आपका ईयर बताया जा रहा है या टाइम बताया जा रहा है, जैसे कि मान लो डे का नेम बताया जा रहा है, देन आप लिखोगे इट इज फ्राइडे टुडे। आप यहाँ पे भी दिस का यूज नहीं करेंगे। जैसे ईयर बताया जा रहा है आपका इस बार जैसे 2021 है, तो आप लिखेंगे इट इज 2021। जैसे आपसे सीजन पूछ ली जाए तो आप क्या लिखेंगे, इट इज समर, ठीक है। तो जब भी टाइम बताया जाएगा, आपका टाइम किस में बताएंगे, आप इट को यूज करके बताएंगे। यहाँ पे दिस मिल रहा है तो भी आपके सेंटेंस में क्या रहेगा, एरर रहेगा। पिछला वाला मैंने नॉन लिविंग का, एनिमल का और थिंग का बताया, उसमें दिस यूज हो सकता है, पर वो चीजें जैसे सिटी वगैरह आपके सामने है और आप उसी की तरफ इशारा करके बात कर रहे हैं, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, दिस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे आपको दिस का यूज नहीं करना है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि आप किसी सब्जेक्ट पे स्ट्रेस डाल रहे हैं, उसके लिए भी आप इट का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो मैं लिखूं राम किल्ड रावण। एक तो मैंने नॉर्मल वे में लिखा है कि राम ने रावण को मारा, पर अगर मैं इस सब्जेक्ट पे स्ट्रेस डालूं कि वह राम ही था जिसने रावण को मारा, तो इस स्ट्रेस को डालने के लिए आप इट का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे इट वॉज राम हु किल्ड रावण, इट वॉज राम हु किल्ड रावण। तो ये जो इट वॉज मैंने पहले लगाया है राम से पहले, ये एम्फेसिस डाल रहा है इस सब्जेक्ट पे। जैसे कि मान लो दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं बोलूं इट इज सुमित हु इज द ब्रिलियंट स्टूडेंट, कि ये सुमिति है जो कि क्या है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो इस टाइप के कोई भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं और उस सब्जेक्ट पे पूरा स्ट्रेस डाल के बोल रहे हैं, तो आप इट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि इम्पर्सनल सब्जेक्ट के लिए, इम्पर्सनल सब्जेक्ट कैसे होते हैं, जिसमें सीधा जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ आएगा आगे। वर्ब के साथ कैसे, जैसे कि अपन लिखते हैं बारिश होती है, दैट टाइम आप लिखते हैं इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। कभी भी आपने
नहीं देखा होगा कि सेंटेंस ऐसे मिले आपको, रेन इज रेनिंग, आप बोलते हैं बारिश हो रही है, तो कभी भी आपको सेंटेंस ऐसे नहीं मिलेगा रेन इज रेनिंग। जो ये सब्जेक्ट है वो यहीं पे इसी के साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इम्पर्सनल, एज ए इम्पर्सनल सब्जेक्ट किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो मैं बोलूं इट इज ब्लोइंग, जैसे हवा चल रही है तो आप क्या कहते हैं, इट इज ब्लोइंग, कभी भी नहीं कहते एयर इज ब्लोइंग, ठीक है। तो ऐसे इम्पर्सनल सब्जेक्ट की तरह भी आप किसका यूज कर सकते हैं, इट प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे नदी बहती है तो आप ये बोलते हैं इट इज फ्लोइंग, इनको कहते हैं इम्पर्सनल सब्जेक्ट, ठीक है। अब बात आती है दिस में और इट में डिफरेंस क्या है, दिस और इट का डिफरेंस क्या है। जो दिस है वो किसी का, एनीवन्स नेम, आइडेंटिफिकेशन या किसी चीज को नियरनेस को शो करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब आप किसी का नेम बता रहे हैं, नेम के साथ उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट टाइम, या कोई चीज आपके पास में है उसकी तरफ आप इंडिकेट करके बोल रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था दिस कार, तो वो आपके सामने ही है, प्रेजेंट है, तो उसके लिए आप इट का यूज कर सकते हैं। इट का जैसे अभी बात की, टाइम को, वेदर को, सीजन, या फिर कोई चीज आपके पास में ही नहीं है, डिस्टेंस के साथ है, उसको शो करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। कैसे, जैसे कि अभी बात की थी अपने, इट इज 9 o'clock, जैसे मैंने बोला इट इज 9 o'clock। जैसे आप लिख सकते हैं इट इज नून, इट इज समर, इट इज ऑटम, जो भी है वेदर वगैरह सबका यूज कर सकते हैं। दैट टाइम आप इट का यूज करते हैं। और जो कोई चीज आपके सामने प्रेजेंट है, आपके सामने नियरनेस है, या किसी को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किसी के नेम के साथ आप उसको पहचान रहे हैं, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, दिस का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं लिखूं दिस इज सुमित। देखो ये सुमित वाला एग्जाम्पल मैंने अभी ऊपर भी दिया, मैंने कहा इट इज सुमित। यहाँ तो अपन इस सुमित पे एम्फेसिस डाल रहे थे कि ये वही सुमित है जो कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। यहाँ पे अपन ने कोई एम्फेसिस नहीं डाला है, उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं बताई है, अपन ने सीधा बोला है कोई भी इंसान है उसका नाम बताया, अपन ने उसको आइडेंटिफाई किया है कि ये तो सुमित है। तो उस आइडेंटिफिकेशन के लिए आप किसका यूज करते हैं, दिस का यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं या किसी और पर्सन का इंट्रोडक्शन देते हैं जो कि वेल नोन है, जैसे कि आप भी ऐसे पर्सन है जो कि वेल नोन है या आपको फेम मिली हुई है, प्रसिद्धि मिली हुई है, तो आप जैसे नॉर्मली इंट्रोडक्शन में आप बोलते हैं, इंट्रोडक्शन देने के तरीके जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम, जैसे मान लो आपका नाम सुमित है तो आप बोलते हैं आई एम सुमित, ठीक है। या फिर आप बोलते हैं माई नेम इज सुमित, ठीक है। दोनों ही स्ट्रक्चर करेक्ट हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं माई सेल्फ इज सुमित। ये इनकरेक्ट है क्योंकि अभी अपन आगे चल के देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बिना कभी भी नहीं आता। इससे पहले सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव तभी आ सकता है जैसे आप बोले आई माई सेल्फ, अदरवाइज सीधा अकेला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में नहीं आ सकता है। तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ये नेक्स्ट अपन जब रिफ्लेक्सिव में चलेंगे तो ये रूल आएगा। फिर अगर जैसे सपोज करो आप बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ठीक है, आपको सब लोग जानते हैं, दैट टाइम आप ये भी बोल सकते हैं दिस इज सुमित, दिस इज सुमित। यह आपकी फेम को बताता है, आपके नेम को बताता है, जो कि सारे लोग आपके बारे में जानते हैं। जैसे कि कोई सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर के लिए आप कह सकते हैं दिस इज सचिन, ठीक है। लेकिन जैसे आप नॉर्मल हो, आप कहीं भीड़ में जाके बोलते हो दिस इज, तो क्योंकि आपको कोई जानता ही नहीं है वहाँ पे, तो आप दिस का यूज़ नहीं कर सकते। दिस का यूज़ तभी करना है जब उस पर्सन को कोई जानता है, जैसे कोई वो सेलिब्रिटी है या वेल नोन या फेम जिसको मिली हुई है, प्रसिद्धि मिली हुई है, वो किसका यूज़ कर सकते हैं, दिस का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए,
अगर आपके सेंटेंस में कोई कॉम्प्लीमेंट है तो वो सब्जेक्ट का भी फंक्शन करता है कभी कभी, और नॉर्मली वो एडजेक्टिव का फंक्शन तो कर ही सकता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? जैसे आप SVOCA सेंटेंस एलिमेंट पढ़ते हैं, दे टाइम आप देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आपके वर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट रूल पढ़ने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट का ये देखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो स्टार्टिंग में अभी कल परसों की क्लास जब अपनी हुई थी तो मैंने ये कहा था जो वर्ब का डूअर होता है, डूअर एक तो वो सब्जेक्ट होता है, या मैंने कहा था जो वर्ब को रिप्रेजेंट करता है वो आपका क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है। या तो वर्ब का डूअर होता है या जो वर्ब को रिप्रेजेंट करता है वो सब्जेक्ट रहता है। अब अपन इसके आगे की बात करते हैं। मैंने कहा था आगे जब भी क्लास आएगी उसमें बात करेंगे। और कौन सब्जेक्ट हो सकता है, और कोई भी नाउन या प्रोनाउन विच कम्स बिफोर वर्ब बट इट शुड बी इंडिपेंडेंट। कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब से पहले आता है बट कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, वो सब्जेक्ट हो सकता है। एक तो डूअर, एक जो वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब से पहले आता है और स्वतंत्र है वो सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मान लो मैं ये बोलूं राहुल इज टीचर, तो यहाँ पे राहुल नाउन है, वर्ब से पहले है और अपने आप में स्वतंत्र भी है। स्वतंत्र कैसे है, टीचर होना राहुल की विशेषता है बट राहुल टीचर की विशेषता नहीं है। तो मतलब ये किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, तो अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो कोई भी वर्ब से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन इंडिपेंडेंट आता है तो वो क्या बन सकता है, वो सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्ट कौन बन सकता है, एनी V1 प्लस ING, कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जो किसकी तरह फंक्शन करे, जीरंड की तरह फंक्शन करे, जीरंड नाउन। ठीक है, वो कब करेगी, इफ इट कम्स बिफोर वर्ब बट इट ऑल्सो शुड बी इंडिपेंडेंट। लेकिन ये भी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये भी क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। बीच में मुझे SVOCA पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट का रूल पढ़ाना है अभी, इसलिए ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ये भी आपका क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे मान लो मैं ये बोलूँ स्मोकिंग इज डेंजरियस, स्मोकिंग इज डेंजरियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्मोक प्लस V1 प्लस ING ये वर्ब से पहले आया है और अपने आप में स्वतंत्र है, क्योंकि डेंजरियस होना स्मोकिंग की विशेषता बता रहा है पर स्मोकिंग डेंजरियस की विशेषता नहीं है। तो ये एक V1 प्लस ING एज ए नाउन फंक्शन कर रहा है जिसको आप जीरंड कहते हैं, और यहाँ पे इसने एज ए सब्जेक्ट फंक्शन किया है। फिर ये आपकी वर्ब रही और ये क्या बना है, यहाँ पे एडजेक्टिव भी बना है। किसका, इसका एडजेक्टिव क्या आता है वो आगे की बात आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और कौन बन सकता है, और बन सकता है V3 प्लस नाउन। ठीक है, कोई भी पास्ट पार्टिसिपल होता है वो भी बन सकता है, पर वो भी कब बन सकता है, इफ इट कम्स बिफोर वर्ब एंड इट ऑल्सो शुड बी इंडिपेंडेंट। ये भी स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, कोई V3 प्लस नाउन, जैसे कि मान लो मैं लिखूं ब्रोकन ग्लास हर्ट्स मी। ठीक है,
यहाँ पे ब्रोकन V3 हो गई, ग्लास नाउन हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है, V3 प्लस नाउन, ये किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि ये भी वर्ब से पहले आया है और अपने आप में स्वतंत्र है। स्वतंत्र कैसे है, क्योंकि ब्रोकन ग्लास तो मैं हूं नहीं, मेरी कोई विशेषता नहीं है इसकी, तो ये अपने आप में स्वतंत्र है, तो ये भी क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, आगे बात करें वर्ब की, तो जितने भी आपकी मैन वर्ब हैं जो कि एक्शन को बताती हैं, जितनी भी ऑपरेटर हैं जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो टेंस में है, जो हेल्पिंग वर्ब फंक्शन करती हैं, जितनी भी मॉडल वर्ब हैं वो किसका फंक्शन करेंगी, वर्ब का फंक्शन करेंगी। अब बात करें ऑब्जेक्ट क्या रहता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का जस्ट ऑपोजिट पार्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे है ये देखिए, अब ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अभी मैंने सब्जेक्ट में बोला था कोई भी नाउन या प्रोनाउन, एनी नाउन या प्रोनाउन विच कम्स बिफोर वर्ब, यहाँ पे आफ्टर हो जाएगा, नाउन और प्रोनाउन विच कम्स आफ्टर वर्ब बट इट शुड बी इंडिपेंडेंट। लेकिन ये भी क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। सब्जेक्ट भी स्वतंत्र होता है वही होगा, और ऑब्जेक्ट भी स्वतंत्र होता है वही होता है। सब्जेक्ट वर्ब से पहले वाला और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद वाला। ठीक है, कैसे, जैसे कि मैं लिखूं सी गेव मी ए पेन, तो ये प्रोनाउन है, वर्ब से पहले है और स्वतंत्र है। स्वतंत्र कैसे है, सी मैं नहीं हूं, सी पेन नहीं है, स्वतंत्र है, वर्ब से पहले है तो बना सब्जेक्ट। मैंने कहा जितनी भी मैन वर्ब है वर्ब बनेंगी। अब देखो ये प्रोनाउन है, वर्ब के बाद है, वर्ब के बाद है और अपने आप पे स्वतंत्र भी है, क्योंकि मैं सी नहीं हूँ, मैं पेन भी नहीं हूँ, तो ये बना ऑब्जेक्ट। ये पेन भी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि वर्ब के बाद है और अपने आप में स्वतंत्र है। और जब ऑब्जेक्ट दो होते हैं तो जो रिसीवर रहता है, प्राप्त करने वाला, वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो थिंग और पर्सन विच विल बी रिसीव्ड वो आपका क्या बनेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब जिस चीज को आप प्राप्त करते हो वो चीज क्या बनेगी, पर्सन या थिंग कोई भी हो सकता है, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपका बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि पेन मिला मुझे, ठीक है, और मुझे मिला मतलब रिसीवर, प्राप्त करने वाला कौन हुआ, मैं हुई, तो ये बन गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब रिसीवर, प्राप्त करने वाला हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, और थिंग और पर्सन विच इज रिसीव्ड, थिंग और पर्सन which is received will be डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट का फर्स्ट है। अब मैंने कहा सब्जेक्ट के सारे जो रूल मैंने अभी बताए थे उसका जस्ट ऑपोजिट ऑब्जेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट उसका था V1 प्लस ING का। तो क्या V1 प्लस ING भी आपका ऑब्जेक्ट बनता है, देखते हैं। V1 प्लस ING which comes after verb but it should be independent। पर ये भी क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। कैसे, देखिए, अगर मैं बोलूं, अभी मैंने कहा था स्मोकिंग इज डेंजरियस, अब मैं बोलूं आई सा ए स्मोकिंग गर्ल, आई सा ए स्मोकिंग गर्ल। ठीक है, तो आई क्या हुआ, प्रोनाउन है, क्या है, वर्ब से पहले है और अपने आप में स्वतंत्र है, क्योंकि स्मोकिंग गर्ल मैं नहीं हूं, स्मोकिंग गर्ल कोई और है जिसको मैंने देखा। तो ये हो गया सब्जेक्ट। ये मैन वर्ब है आपकी, वर्ब में चलेगी। अब ए स्मोकिंग गर्ल क्या है, कोई चीज जिसको मैंने देखा, कोई पर्सन जिसको मैंने देखा, वर्ब के बाद है। जैसे मैं यहाँ पे ये लिखूं, जैसे वो स्मोकिंग गर्ल है, उसका नाम सुनीता है, तो मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ कि मैंने सुनीता को देखा। तो सुनीता वर्ब के बाद है, स्वतंत्र है, तो ऑब्जेक्ट बनी। अब सुनीता की जगह वो स्मोक कर रही है, तो मैंने लिखा स्मोकिंग गर्ल। तो मैं बात तो सुनीता की तो कर रही हूँ। तो वर्ब के बाद अगर कोई स्वतंत्र तौर पर नाउन या प्रोनाउन आया है, वो V1 प्लस ING की फॉर्म में आ सकता है, तो वो भी क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है,
यही V1 प्लस ING अगर एक्शन को शो करता है तो वो मैन वर्ब बनेगी। कैसे? जैसे अगर मैं ये लिखूं आई एम स्मोकिंग, आई एम स्मोकिंग, तो यहाँ पे मैं खुद ही स्मोक कर रही हूँ, ये मेरा एक्शन बता रहा है। और मैंने क्या कहा था, जैसे कि वर्ब का जो डूअर रहता है वो तो बनता है सब्जेक्ट, या आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो ये वर्ब में जाएगी, और ये मेरा ही एक्शन है तो ये भी किस में जाएगा, वर्ब में जाएगा। तो मतलब V1 प्लस ING क्या बन सकती है, V1 प्लस ING सब्जेक्ट बन सकती है जब वो वर्ब से पहले स्वतंत्र है, V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट बन सकती है जब वो वर्ब के बाद स्वतंत्र है, और V1 प्लस ING वर्ब भी बन सकती है जब वो किसी एक्शन को बताती है। ठीक है, सेम ऐसा ही आपके V3 प्लस नाउन के साथ है। थर्ड आपका V3 प्लस नाउन, वो भी आपका ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है। कैसे करेगा? अगर वो वर्ब के बाद स्वतंत्र तौर पे आ रहा है, V3 प्लस नाउन विच कम्स आफ्टर वर्ब बट इट शुड बी इंडिपेंडेंट। लेकिन ये भी क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने अभी बोला था ब्रोकन ग्लास हर्ट मी, अब मैं ये लिखूं आई सा ए ब्रोकन ग्लास, आई सा ए ब्रोकन ग्लास, तो ब्रोकन ग्लास मैं तो हूं नहीं, तो ये अपने आप में स्वतंत्र है, तो सब्जेक्ट ये वर्ब, और मैंने क्या देखा, एक टूटे हुए ग्लास को देखा। ठीक है, ये भी अपने आप में स्वतंत्र है, वर्ब के बाद है, तो ये पूरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। पर यही V3 आपका जब कोई एक्शन बताती है तो ये वर्ब बनेगी। जैसे अगर मैं लिखूं आई हैव ब्रोकन ए ग्लास, तो यहां मैं ये कह रही हूं कि मैं एक ग्लास तोड़ चुकी, तो मैंने अपना एक्शन बताया है इस ब्रोकन से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन को शो कर रही है, तो यहाँ पे ये वर्ब बनेगी, ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये वर्ब नहीं बनी है, वर्ब तो यहाँ पे देखना है, एक्शन तो यहाँ पे क्या है, देखना है। और क्या देखा, एक टूटा हुआ ग्लास देखा, तो ये यहाँ पे क्या बनी थी, ऑब्जेक्ट बनी थी। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले एडजेक्टिव को समझना पड़ेगा। एडजेक्टिव क्या होता है? एनी नाउन और प्रोनाउन विच मॉडिफाई another noun or pronoun in the sentence, कि कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस पे दूसरे नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, मतलब उसकी विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं बोलूं रोहित इज टीचर, रोहित इज टीचर, तो रोहित एक नाउन है, वर्ब से पहले है और अपने आप पे स्वतंत्र है, क्योंकि रोहित टीचर की विशेषता नहीं है, टीचर होना रोहित की विशेषता है, तो ये तो अपने आप में स्वतंत्र है, तो ये तो बन गया सब्जेक्ट। ये रहा वर्ब। अब देखो टीचर भी आपकी एक नाउन है, ठीक है, टीचर भी नाउन है, कॉमन नाउन है, और ये वर्ब के बाद है, तो वर्ब के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन स्वतंत्र आएगा तब तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा, पर ये स्वतंत्र नहीं है, ये टीचर रोहित ही तो है, तो ये इसी की नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो जब एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो वो बनता है एडजेक्टिव, तो ये बना आपका एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है कॉम्प्लीमेंट की। व्हेन एनी एडजेक्टिव कम्स जस्ट आफ्टर एनी लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, अगर कोई एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद आ जाता है देन इट कैन बी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो इसे आप कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? जितनी भी बी वर्ब है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी,
सीम, अपीयर, बी वर्ब तो यहां तक होगी, अपीयर, लुक, ग्रो, इस टाइप की जो वर्ब हैं इनके बाद में अगर आपका एडजेक्टिव आता है तो उस एडजेक्टिव को आप कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बी वर्ब मैंने इज एम आर लिखा है, तो यहाँ पे ये रोहित जो है वो टीचर जो है इज के बाद आया है, तो मैं इस टीचर को क्या कह सकती हूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट है, किसका है, रोहित का है, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। और ये एक तरह से अपन कहें तो एडजेक्टिव भी तो है, सारे कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, एक एडजेक्टिव भी होते हैं एक तरह से जो लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कोई एडजेक्टिव जब लिंकिंग वर्ब के बाद आता है तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब जो अपन रूल पढ़ रहे थे कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट का यहाँ रूल पे अब आते हैं। अभी एसवीओसी को यहीं पे खत्म करते हैं, एडजेक्टिव तक ही, ये भी बहुत आगे है और इसके बाद एडवर्बियल भी आता है, उसकी बाद में बात करेंगे क्योंकि अपने को जो पढ़ना है वो चीज यहाँ पे आ चुकी है। मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट है वो कभी कभी एक सब्जेक्ट का भी फंक्शन कर सकता है। नॉर्मली एडजेक्टिव तो होता ही होता है, ठीक है, एडजेक्टिव का फंक्शन करने के साथ साथ वो किसका फंक्शन कर सकता है, सब्जेक्ट का भी फंक्शन कर सकता है। सब्जेक्ट का फंक्शन कब करेगा, ठीक है, सब्जेक्ट का फंक्शन तब करेगा इफ द कॉम्प्लीमेंट is made by any noun or pronoun and if their be verb is available then the next pronoun will be in subjective case, will be in subjective case। तो नेक्स्ट प्रोनाउन रहेगा वो आपका किस में रहेगा, सब्जेक्टिव केस में रहेगा। मोस्टली ये इट प्रोनाउन के बाद में आते हैं। कैसे आते हैं देखिए, जैसे कि देखिए अगर मैं बोलूं ही इज डॉक्टर, ही इज डॉक्टर, तो इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, वी वर्ब है और ये एडजेक्टिव ही है, ठीक है, ये एडजेक्टिव ही है या आप इसको कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि सब्जेक्ट तो अपने पास ये है, पर यही सेंटेंस आपका इसी तरह से बना हुआ है और ये आपकी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट के साथ स्टार्ट हुआ हुआ है। जैसे कि देखो सेंटेंस लिखा हुआ हो जैसे इट इज रोहित, तो यहाँ पे जो इट है वह तो आपका कहलाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ये आपकी वर्ब है और रोहित जो है वो आपका रियल सब्जेक्ट है। क्या है, रियल सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट कौन है, रोहित है। जैसे कि अब रोहित को आपको पूछ लिया जाए कि इसका केस कौन सा है, तो केस कौन सा है, इसका सब्जेक्टिव केस है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है तो सब्जेक्टिव केस रहेगा। अब एरर कैसे पूछे जाते हैं, एरर ऐसे पूछे जाते हैं, आपको सेंटेंस ऐसे मिलता है इट इज आई, क्या दे दिया आपको, इट इज मी। आपने बहुत सारी बाइक्स वगैरह के पीछे आपने टैग लगा हुआ देखा होगा, लिखा हुआ होता है इट्स मी। ये टोटल इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी कहा कि इसके बाद जो केस आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। क्यों, क्योंकि ये आपका रियल सब्जेक्ट इसका इस सेंटेंस का कौन है, इट तो इंट्रोडक्टरी है, ये वर्ब हो गया, रियल सब्जेक्ट ये है। तो सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे आएगा। जैसे आप बोल सकते हैं इट इज, आपको ही और हिम मिले हुए हैं तो यहाँ पे सेंटेंस में ही करेक्ट होगा और हिम इनकरेक्ट होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में मिलेगा। जैसे आपको सेंटेंस में मिल सकता है इट इज दे या देम, ठीक है। तो यहाँ पे दे और देम में दे करेक्ट है, देम इनकरेक्ट है क्योंकि दे ही केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस है। देम आपका कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। ऐसे ही बात करें वर्ब के बाद,
लेट वर्ब का आपको एग्जाम्पल दिया जाता है। वैसे तो लेट एज ए वर्ब फंक्शन करती है और अपन ने पहले भी देखा है कि वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है नॉर्मल सेंस में तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है, अगर वो इंडिपेंडेंट फंक्शन कर रहा है देन, और कंपैरिजन भी नहीं कर रहा है तो, क्योंकि कंपैरिजन का मैंने बताया था कंपैरिजन हमेशा सेम कैटेगरी में होता है, तो कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए और इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए वो नाउन या प्रोनाउन। अगर डिपेंडेंट है तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, जैसे कि मान लो ये डॉक्टर है तो ये इस पे डिपेंड है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बना, ये क्या बना, यहाँ पे एडजेक्टिव बनेगा। तो लेट के बाद आपको कई बार सेंटेंस में लेट वर्ब दी जाती है, ठीक है, रूल तो वही है कि वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, बट वो लेट वाला देता है। लेट हमेशा वर्ब का फंक्शन करती है, इसका मीनिंग होता है टू परमिट, अनुमति देना, टू परमिट और टू अलाउ, ठीक है। इसके बाद जो केस आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसका क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, अगर वो इंडिपेंडेंट फंक्शन कर रहा है तो। देखना, जैसे कि मान लो सेंटेंस ये मिल गया आपको, लेट वी गो नाउ, ठीक है, लेट वी गो नाउ, तो ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि मैंने अभी क्या कहा, लेट के बाद जो केस आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, लेट अस गो नाउ, ठीक है। जैसे सेंटेंस दे दिया लेट आई गो नाउ, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, लेट मी, लेट मी। आई क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, या आपका वी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ही आपके अदर प्रोनाउन के मिलते हैं, तो जैसे हिम है, हर है, देम है। लेकिन कई बार सेंटेंस में आपको और भी घुमा दिया जाता है, जैसे सेंटेंस में आपको कैसे दिया जाएगा, ये दिया जाएगा लेट यू गो नाउ, ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट कैसे है, जैसे कि आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि यू ही सब्जेक्टिव केस होता है और यू ही ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन का रीजन ही नहीं है। देखिए, लेट जो वर्ब यूज की जाती है वो किसी को ऑर्डर देने के अंदर, रिक्वेस्ट और परमिशन इनमें की जाती है, तो ये होते हैं आपकी इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है, ओमिट रहता है। इसके पीछे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू है। यू कैसे, देखिए एक सेकेंड, जैसे अभी तक अपन ने जो सेंटेंस देखे, मैंने कहा लेट मी गो नाउ, इसका अगर रियल स्ट्रक्चर अपन बात करें तो इसका रियल स्ट्रक्चर ये है, यू लेट मी गो नाउ, इसका सब्जेक्ट क्या है, यू, कि आप मुझे जाने की परमिशन दो। तो यहाँ पे यू है वो छुपा हुआ है, क्योंकि इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके नोशन हो रहते हैं आपकी रिक्वेस्ट के, कमांड के, ऑर्डर, सजेशन, बेग एटसेट्रा। और जब आप रिक्वेस्ट करते हो, कमांड देते हो, ऑर्डर देते हो, सजेशन देते हो, वो हमेशा आपके सामने जो प्रेजेंट रहता है उसको देते हो। और आपके सामने कौन रहता है, जो लिसन कर सकता है आपको, लिसनर। और लिसनर मैंने बताया था हमेशा कौन होता है, यू रहता है। कोई जरूरी नहीं कि वो आपके सामने प्रेजेंट हो, जैसे आप फोन पे भी बात कर रहे हो तो फोन पे भी वो आपकी सुन तो रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो आपके सामने क्या है, प्रेजेंट है। हो सकता है आपने किसी को लेटर लिखा तो भी वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके सामने प्रेजेंट है, क्योंकि उस लेटर को पढ़ तो वही रहा है। तो ये जो नोशन हमेशा अप्लाई होते हैं वो यू के साथ अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे देखो, लेट मी गो नाउ, आप परमिशन मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट किससे करोगे, जो सामने प्रेजेंट है उससे कर रहे हैं। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट छुपा हुआ है, हमेशा इसमें एक ही सब्जेक्ट रहता है यू, इसलिए इसको लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, मी, और यहाँ पे यू। अब मैंने कहा था अगर सेंटेंस से मिल जाता है लेट यू गो नाउ, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका मीनिंग ये हुआ यू लेट यू गो नाउ, तुमको जाने की अनुमति दो। तो कोई आदमी खुद को ही जाने की अनुमति क्यों देगा। तो यहाँ पे जब ऑलरेडी यू सब्जेक्ट है तो यू अपने आप को खुद को ऑर्डर या सजेशन या रिक्वेस्ट क्यों देगा। तो यहाँ पे कभी भी लेट वर्ब के बाद यू एज ए ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव केस भी क्या रहता है, हमेशा यू रहता है। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बाकी रूल बताया था कि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। प्रपोजिशन जैसे कि आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकती है या बाद में भी, वर्ब के बाद में भी आ सकती है। दोनों ही सिचुएशन में आपके क्या आएगा, जो भी केस आएगा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये आपके सारे जो प्रोनाउन के रूल थे, जिसमें अपन ने सीक्वेंस वाला पढ़ा था,
3 रूल पढ़े थे सीक्वेंस के, नॉर्मल सेंस में है, गिल्ट या ऑफेंस में है, प्लूरल में है, तीनों रूल अपन ने पढ़े थे। इसके अलावा प्रपोजिशन का रूल पढ़ लिया, कंपैरिजन का पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा लेट वर्ब का पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट का पढ़ लिया, इसके अलावा सब्जेक्ट वाला रूल पढ़ लिया, इसके अलावा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस का पढ़ लिया, और आपके पॉजिटिव केस के रूल पढ़ लिए। ये सारे आपके प्रोनाउन के, जो पर्सनल प्रोनाउन के रूल थे, जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली पर्सनल प्रोनाउन के, ठीक है। बाकी इनसे रिलेटेड जो रूल आएंगे वो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आएंगे। कुछ रूल हैं जो वर्ब के रहेंगे इनमें से, तो यहीं पे अपना पर्सनल प्रोनाउन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।